हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। आज महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कुछ चुनी हुई कहानियों में से एक गौरी का भाग 1 सुनाने जा रही हूँ मैं। तो आइए सुनते हैं। शाम को गोधूली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं-भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधाकृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए मैंने नहीं कहा था? नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर। कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधाकृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दे, वह सुखी रहेगी। ना करे तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे ज़रा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन सिवा विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी, वह गौरी जो पूनों की चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, खटने का जिसके पास कोई साधन न था। बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। उनका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही उसका बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसके उचित अनुचित सारे हट पूरे हुआ करते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या? विवाह करना है कर दें, किसी के भी साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा उसकी ज़बान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधाकृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दीं। पूरियों की तरफ राधाकृष्ण ने देखा भी नहीं। चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधीन हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक? ठीक होने को वहाँ धरा ही क्या है? चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधाकृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, ना करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा। कह राधाकृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली ना आई। उसने कहा, ज़रा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती।
राधा कृष्ण ने कहा, समझा कर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती बोली, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा जान नहीं पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। और फिर उम्र भी तो अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, वरना शायद ना ही करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। और फिर वह तो साफ साफ कहते हैं कि मैं केवल बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहें कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, यह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाते हैं कुछ ठिकाना नहीं। कुंती बोली, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती बोली, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण ने कहा, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ। अगले इतवार को आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। आने के लिए भी तो वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए। गौरी दरवाजे पर आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उनके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह दिया है कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा हुआ है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न, हंसमुख आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से चिर परिचित हों। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंद कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास आया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे ना कि माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है, बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। और इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हष्टपुष्ट सुंदर सा बालक कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा,
हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा। छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। कहानी का अगला हिस्सा भाग 2 में। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।